कौन आएगा? विशाल आएगा जी। चलो। सर कौन कौन सब्जेक्ट तैयारी करके आए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री। साहब ये तो क्या दिया, मानव संसाधन, ये है हिस्ट्री, हिस्ट्री है। पहला अध्याय इसकी तरफ से। मैजनी के बारे में बता तो। मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और यहाँ योग्य सेनापति भी था। इन्होंने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया, जिससे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। और 1834 में यह यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया। काउंट काबूर के बारे में बता। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक था। ये मतलब कि इटली को एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया का मानता था, इसीलिए यह ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती की। इन्होंने मतलब फ्रांस क्रीमिया की युद्ध हुआ था 1853 से 54 में, और यह फ्रांस और शादी हुआ था। यही युद्ध में ना बिना किसी आग्रह के शामिल हो गया, जिससे इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ। इन्होंने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दिया। और इसे गैरीबाल्डी के बारे में बताओ। गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। यह मेजिनी के विचारों का समर्थक था। इन्होंने दक्षिण इटली का एकीकरण किया। उसके बाद इन्होंने लाल टुकड़ी नामक सेना का गठन किया। उसके बाद इन्होंने 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन फिर विक्टर न्यूल के बाद से ये नहीं। जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताओ। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी कूटनीतिक था। ये मतलब कि 3 देश से युद्ध लड़ा जर्मनी के एकीकरण के लिए। पहला लड़ा था डेनमार्क से 1864 में, और उसके बाद दूसरा लड़ा 1866 में सेडान का युद्ध। ये हुआ था ऑस्ट्रिया। उसके बाद बिस्मार्क के बारे में बताओ। वर्षा के साथ बिस्मार्क बिस्मार्क यह एक जर्मन डाइट का मतलब प्रतिनिधि था, और ये एक सफल कूटनीतिक भी था। उसके बाद ये अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। उसके बाद इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। और बिस्मार्क अपनी कूटनीतिकता का लगातार परिचय देता आ रहा था, और इसी के बल पे इन्होंने संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण किया था। चलो अच्छा है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। सेडान का युद्ध? सेडान का युद्ध हुआ था 1870 से 71। पहला चैप्टर ही याद है? दूसरा पहले है, उसको कर लेंगे। अच्छा बता। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यह फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। गलत है, सही बताओ। बताओ तो सही। 1830 का क्रांति कौन सी सर पूछा? 1870 में 1848 के फ्रांसीसी बारे में। 1830। चलो बताओ।
लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था और यह पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया था। इन्होंने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री की जो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। उसके बाद यह अपने इसके शासनकाल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त थी, जिससे गीजो की आलोचना चलने लगी और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को एक विशाल भोज का आयोजन किया। और जगह जगह लुई फिलिप्स का मतलब कि विरोध चलने लगा, जिससे 24 फरवरी 1848 को यह गद्दी, फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर अच्छा, गया। मैक्स मूलर का नाम सुना है? मैक्स मुलर, यस सर। इसके बारे में बताएगा? यस सर। बताओ। मैक्स मुलर एक विश्वविख्यात विद्वान था। इनके पिता का नाम फ्रेडरिक, इसके पिता का नाम था विलेहेल्म मुलर। उसके इनकी माता का नाम था एलेडलेड मुलर। मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के थे तो इनके पिता नहीं रहे। पिता के निधन के बाद इसके पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया। ये बचपन से ही ग्रीक और लैटिन भाषा, संस्कृत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए और लैटिन में कविताएं भी लिखने लगी। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। उसके बाद मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। उसके बाद ये भारत के प्रति अपना अनुराग जग जाहिर था इसका। उसके बाद इसने मतलब कि सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत देश को माना था और मानव की उत्कृष्ट, मानव स्रोत के उत्कृष्टम ऐसे कुछ है सर। अच्छा, नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में बताओ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ये जनमना भोजपुरी भाषा के भाषी थे और इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था और इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। और ये स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से की। अभी इसी स्कूल में रवीश का एडमिशन हुआ। और इन्होंने मतलब कि इसलिए बोल देते, याद रहेगा। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इस पद पर मृत्यु उपरांत बने रहे। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हो गई थी और इनके रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास। मानव नेत्र के बारे में बताएगा? मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है और मानव नेत्र या नेत्र के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। इनकी सबसे बाहरी गप कर रहा है, सुन नहीं रहा। परत जो सफेद, मोटे और पारदर्शी होती है, जिसे कहते हैं श्वेत पटल। और श्वेत पटल के नीचे गहरे रंग की एक भूरी परत होती है जो कि पारदर्शी होती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। और इनके और रेटिना के बारे में बोलता है सर। नेत्र गोलक के सबसे सूक्ष्म अंतर्ग्राही परत को रेटिना कहते हैं, या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और सीधा बनाता है। और मनुष्य के आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक बनता है। उसके बाद सिलियरी मांसपेशियां या नेत्र लेंस को लटकाए रखते हैं या नेत्र लेंस के फोकस दूरी को भी नियंत्रित करते हैं। आइरिस, किसी व्यक्ति के आंख का रंग आइरिस पर निर्भर रहता है। आइरिस लाल, काला और नीला हो सकता है, नहीं पीला, काला और नीला हो सकता है। एक मिनट रुको तो। चलो बता।
कोराइड नेत्र श्वेत पटल के सबसे बाहरी अ, भूरे रंग की एक गहरी परत होती है जिसे कोराइड कहते हैं। अच्छा, यह परत छिन्नक का नाम सुना है? छिन्नक, यस सर। छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन πh/3 पाई r1 पाई r1 का स्क्वायर प्लस फिर से बोलो। πh/3, उसके बाद बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर इंटू बड़ी आर इंटू छोटी आर। अच्छा, ये बताओ, भारत से हम क्या सीखे? भारत संघ कैसे हैं? यह क्या है? यह एक भाषण है। इस भाषण के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझाओगे? ये सर है ना, मतलब कि युवा अंग्रेज अधिकारियों जब आए थे भारत, तो उसी के लिए यह भाषण तेरे बोले थे मैक्स मुलर ने। तोरे नंबर और यह आएगा, गप जो प्रथम कर रहा। भाषण का अविकल रूप से संचित और संपादित अंश है। इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उसके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि ये एक विलक्षण देश से सीखे और जाने। और इस भाषण में भारत के सभी प्रकार के जो भी होते हैं उसमें उसके बारे में अध्ययन किया गया है। क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, ये बताए थे मैक्स मुलर इस भाषण के द्वारा। अच्छा, ये बता, तैयारी कितना देर करते हो सेल्फ स्टडी तुम लोग घर पर? हम हम्म? सर हम करते हैं, लाइन बाय लाइन किताब पढ़ते हो? लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फायदा मिलता है? बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, इसके अर्थ के बारे में बताओगे? राम नाम बिनु बिरथे यस जगह, सर। बता तो। पहले सर कविता बोल दे। बोलो न पहले, जो बोलना राम बोलो। नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहि फलो मटी ब्रह्मणा, बिनु नावे निहि फलो मटी ब्रह्मणा। मतलब पद में बोला गया है कि राम नाम के बिना व्यर्थ है संसार में जन्म लेना। जो विष खाता है वो विष बोलता है, बिना नाम अर्थात राम नाम के बिना निष्फल हो जाता है उसका मति, मतलब बुद्धि भ्रम करने भ्रष्ट हो लगता जाता है। है। आगे। उसके बाद पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु सवद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। इस पद में कहा गया है कि पुस्तक पाठ, चाहे आप कत्तो विद्वान हो जाइए, पुस्तक पाठ करिए, संस्कृत का रचयिता मतलब कि लिख दीजिए, उसका व्याकरण लिख दीजिए, और शाम के वक्त संध्या वेदना करिए, मतलब आरती दिखाए। इस सब से करने से कुछ नहीं होता है। बिना गुरु के उपदेश से प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाता है। उसके बाद दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। इस पद में कहा गया है कि डंडा कमंडल शिखा मतलब कि बड़ा चोटी, उसके बाद जेनोई मतलब कि पहन लेता है, और धोतियन पहनकर तीर्थ करने के लिए निकल जाता है। उस सब से बोला है, उस सब करना नहीं चाहिए, मतलब कि राम नाम का खाली स्मरण करना चाहिए। और जो इस राम नाम का स्मरण करता है वह इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है और ईश्वर में मिल जाता है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, जत्र तत्र तू सरब जिया। बोला है इस पद में कि जटा को मुकुट बना लेता है, बड़ा बड़ा जटा रखकर, और
मतलब कि तन में भस्म लगा लेता है और वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में, मतलब कि नंगा रूप में घूमते रहता है। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। और जो जीव जंतु जल में, थल में या पृथ्वी पर जहां तहां राम नाम का मतलब स्मरण करता है, जहां तहां है, मतलब कि वो सब गुरु के, मतलब एक और सर बोलते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। मतलब गुरु के प्रसाद को समझ कर रख लो कोई, हरि रस नानक, मतलब कि ईश्वर के भक्ति से जो प्राप्त आनंद होता है वो मिलेगा तुम्हें। ये खत्म हो रहा है। हो गया। और सर एक बहुत और है अच्छा है, बहुत अच्छा तैयारी किया है। और सब सब्जेक्ट के बारे में बताओ। सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले पूछे थे ना तुमसे, पूछे थे, यदि पूछना है। फिर अगला सेशन में पूछेंगे, ठीक ना। अब दूसरे को मौका देना चाहिए। ठीक है, जाओ। कौन आओगे? सुप्रिया। सारा वो लान दे। लो, लगाओ। कौन कौन सब्जेक्ट तैयारी किए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम्म, हिंदी। हम्म। हिंदी में नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में बताएगी? यस सर। बताओ। इसका जन्म 1816 ईस्वी में पटना बदरघाट में हुआ था और इसका पढ़ाई स्कूल, बचपन का पढ़ाई स्कूल कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था और इन्होंने एमए किया था पटना विश्वविद्यालय से और इसके बाद पटना विश्वविद्यालय में ये टीचर भी बने थे और इनका मृत्यु 1861 ईस्वी में हो गया था। ये रमावतार शर्मा के इकलौता पुत्र थे और इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनका कौन कौन से रचनाएं था? दृष्टिकोण, साहित्य दर्शन, बुंद। बताओ। बीस के दांत के बारे में कुछ शॉर्ट में बताओगे? यस सर। बताओ। इसमें एक सेन साहब थे जो सफेद पोशी थे और ये घर में लड़का और लड़की पर लिंग भेदभाव करते थे और एक तरफ गिरधर थे जो ईमानदार थे और सेन साहब के यहाँ किराए किराए पे काम करते थे और कलर था ना उसका, उसके यहाँ नौकरी करता था ना। यस सर। सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था ना। चलो आगे वही किरानी कलर। बताओ। उनको एक चमकीली चमकदार स्ट्रीमल इंड कार था और वो बरसाती में लगे हुए थे। उसको अगर कोई दूसरा अगर छू लेता था तो उसे बहुत डांटते थे और उनके पुत्र का नाम खोखा था। वो कुछ भी करते थे तो उन्हें डांट फटकार नहीं करते थे, लेकिन उसके पुत्र कुछ भी करते थे तो उसे डांट फटकार करते थे। अच्छा, एक चीज बताओ, 4/3 पाई आर क्यू किसका फॉर्मूला? गोलाकार था। और 2/3 पाई आर स्क्वायर? अर्धगोलाकार था। सर क्या बोला? 2/3 पाई आर स्क्वायर। नहीं, किसी का ना होगा। तब क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यों होगा? किसका, क्या चीज? अर्धगोला का आयतन। सवाल को सुनो तब जवाब दिया करो, क्या जी। इसी में जो है कितना स्टूडेंट जो है गलत टिक करके चलाता है। वहां पर कितना सवाल में रहता है कि ये नहीं है,
और वहां पर है वाला आंसर मार के चलाता है। क्या जी? चलो बताओ, मानव नेत्र के बारे में बताएगी? याद है? याद है लेकिन उतना अच्छा से तो नहीं था। उतना अच्छा से नहीं है ना? तब कहाँ तक फिजिक्स में है कंप्लीट? 2 तक पूछे। 2 तक। और 2 से आगे कब सुनाएगी? 2 तक तो पहले भी बताए थे, 2 से आगे? याद है लेकिन वो मानव नेत्र के बारे में थोड़ा है ना। इंद्रधनुष का नाम सुने हो? यस सर। उसके बारे में बताएगी? बताओ इंद्रधनुष के बारे या सूर्य के विपरीत विपरीत उगता है, या शाम या सुबह के वक्त दिखाई पड़ता है वायुमंडल में, दोपहर में यह नहीं उगता है। और बताओ, खतरे का निशान कैसा होता है? लाल होता है, क्यों होता है? क्योंकि लाल का प्रकीर्णन है ना बहुत, लाल का तरंग दैर्घ्य कम होता है लेकिन इसका प्रकीर्णन है ना अधिक होता है। इसके सही वजह है। से रुके फिर से बोलते हैं। रंग भेद अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य कम होता है, उसका विचलन नहीं विचलन अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य कम। कंफ्यूज तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, विचलन कम होता है, जिसके कारण है ये दूर से भी दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन जब कोई पदार्थ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। परती है घर पर है सुप्रिया? यस सर। ये रटबो करते? नो सर, समझते हैं। समझ समझ के बोलते कि रट्टा मार के? समझ के। इतिहास में भी याद है? याद है। मैजनी के बारे में बताएंगे? सुनना सब। यह साहित्यकार गणतांत्रिक विचारधारा का था। इसमें आदर्शवादी गुण अधिक था और लेकिन कम आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था 1800। गैरीबाल्डी का नाम सुना है? यस सर। उसके बारे में बताओ। यह पैसे से नाविक थे। इन्होंने दक्षिण इटली का एकीकरण कर उसके बाद इन्होंने नेपल्स के राजा को पराजित किया। उसके बाद इन्होंने जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे सभी को बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल को दे दिया था। उसके बाद वहां का सम्राट बना दिया था विक्टर इमैनुअल को। आहार नाल के बारे में बताएंगे? यस सर। बोलो। इसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है और यह मांसपेशी का बना होता है और इसमें यह मुख गुहा से आरंभ होकर मलाशय या मलद्वार तक जाता है और इसमें 3 मुख्य अंग पाए जाते हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथियां। दांत के बारे में बताएंगे? यस सर। सही बोला गलत है? मिस्टेक कहते ही हो। चलो दांत के बारे में बताओ। यह मुख गुहा के जबड़े में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, शिखर जो दांत में धसे होते हैं और नहीं, शिखर यह सबसे ऊपरी भाग होता है और जड़ यह दांत में धसे होते हैं और ये होता है
ग्रास ग्रासनी। दांत के प्रकार को बताओ। ये 4 प्रकार के होते हैं। चबरनक, मिस्टेक कर रही बहुत बायोलॉजी में मेरे। चबरनक, अग्र चबरनक, रदनक, कृंतक। कृंतक का कार्य होता है काटने का, और रदनक का फाड़ने का, और चबरनक का पीसने या चबाने का, और अग्र चबरनक का भी पीसने या चबाने का। चबरनक मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होता है। रदनक मिस्टेक होता है ना। पढ़ती है घर पर? यस सर। कौन देखते पढ़ते हैं? कोई ना, तो पढ़ती कैसे? चला कर। यस सर। चलो बताओ, केमिस्ट्री में अपचयन के बारे में सुना ना? अपचयन, अभिक्रिया। यस सर। बोलो। जिसमें हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग। ठीक है, जाओ। जाते 1 मिनट में। तो हम कौन सी मैक्स मूलर के सब कुछ अभिनलित विलोचन से। चलो आ रहे नीतीश। बैठो। कौन कौन विषय में तैयारी किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी। हिंदी। हाँ, हिंदी और हिंदी का कहाँ इतिहास। तक? इतिहास में क्या टारगेट रखे हो? हाँ, हाँ, 475। 475 पार। तो 475 पार टारगेट रखे हो, तो समझ लो क्या कहते हैं, एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ गया ना? ओके, चलो अच्छा। ये सब क्यों पूछते हैं? कम से कम उस जोश से कि हाँ हम ऑन कैमरा बोले, कम से कम उसके अति से जो बोले कम से कम इतना तो करें। होना ना होना तो बात की बात है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। क्या जी? लक्ष्य हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए, छोटा नहीं। क्या? चलो पूछते हैं तुमसे, हिंदी से शुरू करते हैं। साइंस से तो पहले पूछे है ना कि हिंदी से पूछे? साइंस से पूछे। साइंस से पूछे। हिंदी में जय प्रक्रम के बारे में बताओ। वैसा ही प्रक्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है। पोषण के बारे में बताओ। विधायक रूप से वैसा ही प्रक्रिया जिनसे जीवों को ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पन्न ऐसे कर लेगा, पोषक तत्व को ग्रहण करेगा तब न रे। हाँ, हम तेन तेन सीखते हैं ना। पोषण क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? वैसे पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण। लवक क्या होता है? नहीं, अच्छे को सही से। लवक लवक लवक। लवक के बारे में बताओ। तो भी बोला पर सर जी पूछिए, साइंस बोला है रे।
475 टारगेट है नीतीश। हाँ हाँ, इसमें भी है। इसमें नहीं है तुम लोग में? नहीं है। 9th में है तो नहीं पता। अमीबा में पोषण ये है? हाँ, तो बताओ अमीबा में पोषण के बारे में। यह एक एक कोशिकीय जीव है। इसमें पोषण उत्पाद के माध्यम से होता है। यह अपना पोषण यह भोजन सुखाने के द्वारा समाप्त करता है और शरीर के किसी भी भाग से यह अवशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। अरे सही बात है। मानव दांत, मानव का दांत क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार। कौन कौन? रगनक, कृंतक, चवनक, अग्रचवनक। आवर्धन के बारे में बता तो। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। बोखल जा रहा रे, बोखने नहीं चल जाना बस बिट्टे। चलो बता, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र बताएगा? विभाजन m1 x1 प्लस m n को x को इसको है। बोलो फिर से। बाह्य की अंक अंत तो सिलेबस में खाली अंत ही है। बाह्य बाह्य सब m1 x1 प्लस n1। सही बोल रहा है। m x1 प्लस n x2 बटे m प्लस n। चल बता, दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है? रूट रेहला क्या अंडर करा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर कोई बिंदु है ए बी सी और उससे त्रिभुज का असंरेखी बिंदु त्रिभुज का निर्माण होता है, उसका निर्देशांक भी दिया हुआ, तब उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू x1 इंटू y3 माइनस y2। y2 माइनस y3 ना होगा? हाँ, x1 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलो बताओ आगे। इतिहास में गैरीबाल्डी का नाम सुना, बताएगा? यह एक नाभिक था। इसके विचार मैगनी से मिलते थे। यह 1862 में रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया और इसका विरोध काबुल ने किया, जिससे कहा मैगनी से गैरीबाल्डी और काबुल का भेंट हुआ और यह रोम पर आक्रमण की योजना की आगे और यह अपना सब संपत्ति देश के नाम पर कर साधारण जीवन जीने लगा। काउंट काबूर के बारे में बताएगा?
यह एक सफल कूटनीतिक था। यह इटली के एक रंग के सबसे बड़ी बाधा अस्किया को मंका था और अस्किया को पराजित करने के इसने फ्रांस के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और 1853 के से 54 युग क्रीमिया के युग में बिना किसी आग्रह से फ्रांस के लड़ाई में साथ दिया। ये भी सोचता है कि हमको भी पूछताछ करें। अरे चलो बता, मैटरनिक के बारे में बताएगा। यह यह अस्किया का शासक था। इसने 1815 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया। अच्छा, क्या कहते हैं, दृष्टि दोष का नाम सुना है? किसको कहते हैं? आंख में होने वाली कमी को दृष्टि दोष। सिर्फ कमी होता है कि वृद्धि भी होता है? कमी या वृद्धि दृष्टि दोष क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तु दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष में अवकर लेंस का प्रयोग किया जाता है। हो गया? चलो ठीक है, आगे की तैयारी जम के करो। टारगेट जो लिए हो मिशन चालू रखना। अब की बार 478 पार होना चाहिए, समझ गया ना? तब समझेंगे तुम लोग मेरा बात मानते हो, गुरु के आज्ञा का पालन करते हो। नहीं तो सिर्फ बोल दिया अब बस उतने भर। क्या रे? ओके ठीक। अब आते हैं थोड़ा देर में हम, ठीक ना? तब तक तुम लोग रिवीजन करो, ठीक।